Hello, dear students. How will all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our sixth chapter of class 8, which is about friction. So today, students, we have to discuss a particular type of force, which is known as friction force. Okay. So as we have studied in the previous chapter also, कि friction force क्या है? एक तरीके का force है जो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या करता है, उसके मोशन को अपोज करता है. ठीक है. So now we have to discuss this concept only in a detailed manner. Let's begin our chapter. See, if we roll a ball on the floor, it will slow down after a while and finally stops on its own. Similarly, if the cyclist stops pedaling the bicycle gradually comes to a halt. These observations suggest that an invisible force might be acting between the surface and physical contact. This force causes the object to slow down and stop moving. It always acts in the direction opposite to the direction of motion of the object. This force that opposes the relative motion between the surfaces of two objects in contact and acts along the surface in contact is called the friction force or friction. Friction force comes into play only when two surfaces are in physical contact and is therefore a contact force. तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉल को फ्लोर पे रोल करते हो तो धीरे धीरे उसकी स्पीड स्लो डाउन होकर वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है. ऐसे जब कोई एक बाईसाइकिल जो राइडर है ना, या जो साइकिलिस्ट है वो क्या करता है, साइकिल को पेडल कर रहा है, लेकिन वो क्या कर देता है, अगर कभी साइकिल को पेडल करना जैसे ही रोक देगा तो धीरे धीरे क्या होगी, वो साइकिल स्लो डाउन होकर इवेंचुअली हॉल्ट पोजीशन पे आ जाएगी, यानी कि स्टॉप हो जाएगी. तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे एक इनविजिबल फोर्स एक्ट हो रहा है इनके बीच में, वो दो सरफेसेस के बीच में जो आपस में फिजिकल कॉन्टैक्ट है. ठीक है, देखो, और ये फोर्स क्या कर रहा है, ये फोर्स उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसको स्लो डाउन कर रहा है और धीरे धीरे से स्टॉप कर रहा है. ये हमेशा ये फोर्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट के जो मोशन है, ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा उसका जो मोशन की डायरेक्शन होगी उसको जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स हमेशा अप्लाई किया जाता है या ये फोर्स अप्लाई होता है. तो ये फोर्स जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के सरफेसेस के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है ना, वो दो ऑब्जेक्ट जो आपस में कांटेक्ट में है उनके रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ऐसे फोर्स को क्या बोला जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन कहा जाता है. तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा तभी होगा जब दो सरफेसेस क्या होंगे, आपस में फिजिकल कांटेक्ट में होंगे, और इसीलिए इसको हम कांटेक्ट फोर्स भी बोलते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट कॉजेस फ्रिक्शन. अब फ्रिक्शन होता कैसे है, किस वजह से फ्रिक्शन होता है. सो आपने देखा कि अभी मैंने आपको बताया फ्रिक्शन का एक कांटेक्ट फोर्स है, यानी कि जब एक सरफेस क्या करेगा, दूसरे सरफेस के साथ मूव करेगा या उसके ऊपर उसके ओवर मूव करेगा उसके सरफेस पर, तभी फ्रिक्शन फोर्स आपने प्रोड्यूस होता है. ठीक है. एग्जाम्पल है, ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ अ टेबल विद पावरफुल मैग्नीफाइंग लेंस. ठीक है, यानी कि एक टेबल है, टेबल के सरफेस पे क्या रखा है, एक पावरफुल मैग्नीफाइंग लेंस रखा हुआ है. तो आप क्या नोटिस करोगे कि इट इज रफ, वो सरफेस का रफ है और उसमें क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे इरेगुलरिटीज है, ग्रूव्स या रिजेस की फॉर्म पे. फिर आप ये देख सकते हो कि वो ग्रूव्स और रिजेस क्या है, मोर क्लियर है इस पे, उस रफ सरफेस पे, है ना, एज दैट ऑफ सैंड पेपर. यानी कि सैंड पेपर पे आप देखोगे तो उससे ज्यादा आपको उस रफ सरफेस पे क्या दिखेंगे, ग्रूव्स और रिजेस दिखेंगे. तो जब एक सरफेस क्या करता है, दूसरे सरफेस के ऊपर मूव करता है, ये जो ग्रूव्स है, ये जो रिजेस है, वो क्या होती है, आपस में एक दूसरे को क्या कर लेती है, कॉट कर लेती है, यानी कि ऐसे कैच कर लेती है, और वो क्या करती है, मोशन को स्लो डाउन करते लेती है. इसी वजह से फ्रिक्शन फोर्स अकर होता है. दैट मींस व्हाट, कि जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, और जितना ज्यादा रफ या हार्ड सरफेस होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा, है ना. तो सी इफ दिस इज ट्रू वी विल नीड टू मेजर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. वी कैन इजीली डू दिस बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस. ठीक है, अब आप इस चीज को क्या वेरीफाई कर सकते हो, बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस. ठीक है, देखो स्प्रिंग बैलेंस क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू आप फोर्स मेजर करते हो. ठीक है, ये किस चीज का प्रिंसिपल यूज करता है, देखो जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा उसका एक्सटेंशन होता है. ठीक है, एक्सटेंशन क्या, उसमें कॉइल्ड स्प्रिंग होती है ना, तो वो कॉइल्ड स्प्रिंग फोर्स प्रोड्यूस करती है, वो उतनी ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगी जितना ज्यादा क्या होगा, आपका फोर्स होगा. तो इसमें क्या होता है, इसमें एक कॉइल्ड स्प्रिंग होती है, इसमें पॉइंटर होता है अटैच्ड, है ना. जैसे जैसे स्प्रिंग स्ट्रेच होगी ये पॉइंटर क्या होगा, एक ग्रेजुएटेड स्केल में इस तरीके से मूव करता जाएगा, और जो स्केल पे रीडिंग आएगी उससे आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो कि लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना. ठीक है,
सो अब आप समझ सकते हो कि व्हाई अ बॉल रोल्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस विल ट्रैवल अ लॉन्गर डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट देन व्हेन रोल्ड ओवर अ रफ सरफेस। यानी कि एक बॉल को जब आप एक रफ सरफेस पे मूव करोगे तो वो उतना क्या ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करेगी और बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, स्लो डाउन होकर स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी बॉल को किसी स्मूथ सरफेस पे मूव करते हो तो वहां पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कम होता है, यानी कि वो एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है बॉल बिफोर कमिंग टू रेस्ट पोजीशन। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट इज the friction is more when you press down because the interlocking of irregularities that is between the surface of the brick and the floor increases when you press the two surfaces harder together। अब फ्रिक्शन तब भी ज्यादा होता है जब आप क्या करते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रेस करते हो नीचे की तरफ, क्योंकि उनके बीच में जो इरेगुलरिटीज थी वो क्या होती है, इंटरलॉक हो जाती है ना। जैसे कि ब्रिक और फ्लोर है ना, आपने देखा है आप फ्लोर पे जब ब्रिक्स बिछाते हो तो उनके बीच में जो स्पेस है वो इंटरलॉक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या इनकी जो बीच की इरेगुलरिटीज है वो इंटरलॉक हो जाती है और वहां पे फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो जाता है। जैसे आप उन दो सरफेसेस को जितना ज्यादा हार्डर एंड हार्डर प्रेस करो। फिर अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन फोर्स को अफेक्ट करते हैं? ठीक है, नंबर 1 नेचर ऑफ द सरफेस, नंबर 2 मास ऑफ द बॉडी। एक तो सरफेस का जो नेचर कैसा है और बॉडी का मास कितना। ठीक है, कैसे? सबसे पहले नेचर ऑफ द सरफेस। अभी हमने देखा कि फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज लेस फॉर द स्मूथ सरफेस एंड मोर फॉर द रफ सरफेस। मोर द रफनेस ऑफ अ सरफेस, larger is the number of irregularities on a surface and hence greater will be the friction। यानी कि वो दो सरफेसेस जो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ठीक है, उनके बीच लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो डिपेंडेंट होता है कि वो दो सरफेसेस में कितनी इरेगुलरिटीज प्रेजेंट है ना, उनका सरफेस कितना हार्ड या कितना आपका स्मूथ है। जितना ज्यादा रफ या हार्ड सरफेस होगा दैट मींस उसमें उतनी ज्यादा इरेगुलरिटीज है और उसमें लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मास ऑफ द बॉडी। अब सेकंड फैक्टर जिसके ऊपर आपका फ्रिक्शन फोर्स डिपेंडेंट है कि बॉडी का मास कितना है। ठीक, जितनी भी ज्यादा हेवी ऑब्जेक्ट होगा विल प्रेस हार्डर इनटू द इरेगुलरिटीज। यानी कि जितना हेवी ऑब्जेक्ट वो उतना ज्यादा उन इरेगुलरिटीज के बीच में क्या होगा, प्रेस होगा। यानी कि उतना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा मोशन के लिए और ज्यादा प्रेशर फोर्स प्रोड्यूस होगा। इसीलिए दिस इज द रीजन व्हाई वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू मूव हेवियर ऑब्जेक्ट्स। इसलिए हम हेवी ऑब्जेक्ट्स को जब मूव करते हैं हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स नीचे ज्यादा लग रहा होता है। ठीक है, हमें उस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए अपना मस्कुलर फोर्स वहां पे ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। अब यहाँ पे ये चीज नोट करनी है कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो उन दो सरफेस एरिया जो आपस में दूसरे के कांटेक्ट में है उनके नेचर पे डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो मास है ना, वो ज्यादा पे क्या है, चीजों को वेरी करेगा। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के भी टाइप्स है। सो कितने टाइप्स है, उनको 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1, 3 नहीं 4 है, वैसे हमें 3 यहाँ पर डिस्कस करने हैं। नंबर 1 इज स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, थर्ड इज रोलिंग फ्रिक्शन एंड फोर्थ इज फ्लूइड फ्रिक्शन। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन, तो वो फ्रिक्शन जो दो सरफेसेस है ना जो आपस में कांटेक्ट में है एंड व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, यानी कि दो ऑब्जेक्ट है आपस में उनके सरफेसेस कांटेक्ट में है लेकिन मोशन नहीं है उनके बीच में, तब वहां पे लगने वाला जो फोर्स है उसको आप स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, है ना। यानी कि जब वो रेस्ट पोजीशन पे होते हैं उसको आप स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, चलो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, ये किसी एक ऑब्जेक्ट को प्रिवेंट करता है फ्रॉम मूविंग अगेंस्ट अ सरफेस, यानी किसी दूसरे सरफेस को मूव ना करे उससे प्रिवेंट करता है स्टैटिक फ्रिक्शन। एग्जांपल, वी कैन कंसीडर मूविंग अ कपबोर्ड व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द फ्लोर, when force F is applied to slide the cupboard against a force, a friction force will resist the motion। एग्जाम्पल गिवन है कि कबर्ड है, कबर्ड को क्या है आपने कहीं रखा हुआ है फ्लोर पे, है नहीं, यानी कि आपने इसको कबर्ड का सरफेस और वो फ्लोर का सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो क्या वहां पे कबर्ड अपने आप मूव करती है? नहीं करती है, क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन पे है और दोनों के नीचे लगने वाला जो फोर्स है वो स्टैटिक फोर्स है। यानी कि अगर फोर्स एफ नाम का फोर्स अप्लाई किया जाता है उस कबर्ड को स्लाइड करने के लिए अगेंस्ट द फ्लोर, फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, उस मोशन को रेसिस्ट करेगा, अपोज करेगा। लेकिन अगर जो एस है इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो कम है एफ आर से, है ना, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो कबर्ड मूव नहीं हो सकती है, वो क्या रहेगी, फ्लोर पे स्टैटिक रहेगी, है ना। सो इस केस में फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन माना जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं करता। Limiting friction, when the external forces increase step by step slowly, the static friction force also increases and the stage comes when the body moves।
जब आप उस कबर्ड पे लगने वाला जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, आप उसको इंक्रीज कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या होने लगता है, वो आपका इंक्रीज होने लगता है ना। और फिर एक स्टेज आती है जब बॉडी आपकी मूव करने लगती है, तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो एक्ट करता है जब बॉडी आपके क्या स्टेट ऑफ स्लाइडिंग पे, स्लाइडिंग स्टेट पे होती है, उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट ऑपोजेस द रिलेटिव मोशन व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यानी कि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब दो बॉडी आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में भी है और एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस पे मूव कर रही है, उनके बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, उसे क्या बोलेंगे हम? स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, सो इट इज फाउंड दैट द फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ये चीज ऑब्जर्व करी जाती है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो उस जो ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस कांटेक्ट में उनके सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है ना ही ये उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। एग्जांपल, जब आप क्या करते हो, किसी एक हेवी बॉक्स को स्लाइड करने की कोशिश करते हो एक फ्लोर पर, तो इनिशियली यानी कि स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट होता है उस बॉक्स को क्या करना, इवन आगे मूव करना। ठीक है, बट जैसे कि वो स्लाइड हो रहा है यानी कि मूव हो रहा है, एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो फिर उसको क्या इजी हो जाता है आगे की तरफ पुश करना, तो दैट मोशन आपका कंटिन्यू रहे। दैट मीन्स एक छोटा सा फोर्स आपको रिक्वायर्ड होता है दैट यूनिफॉर्म मोशन जो है उस बॉक्स का वो मेंटेन रहे। इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट इज रोलिंग फ्रिक्शन। When a body rolls over the surface of another, the force of friction between the two surfaces is known as rolling friction। यानी कि अब एक बॉडी जब दूसरे बॉडी के सरफेस पे ऐसे रोल करती है ना, तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कैसा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है। यानी कि जब एक हेवी ऑब्जेक्ट जिसको आप मूव करना चाहते हो, है ना, उसको आप रोलर्स या व्हील्स के ऊपर रखते हो, तो अब आपको फोर्स कम लगाना पड़ता है उसको मूव करने के लिए या फिर उसको मोशन में रखने के लिए। यानी कि रोलिंग क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस कर देता है और किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करना क्या फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजी हो जाता है बाय रोलिंग। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली इसे हमने प्रूव भी किया हुआ है कि स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे कम होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा होता है, फिर होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और सबसे कम होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, चल नाउ नेक्स्ट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है? सी एज वी ऑल नो एयर इज वेरी लाइट, एयर क्या आपकी बहुत हल्की होती है ना, लेकिन फिर भी वो क्या एक फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्जेक्ट्स पर लगाती है जो उस एयर के थ्रू मूव करते हैं। काफी लाइट है लेकिन फिर भी वो एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। वाटर है, बाकी जितने भी लिक्विड्स हैं वो भी क्या करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट इन के थ्रू मूव करता है। तो कॉमन नेम जो दिया है हमने गैसेस और लिक्विड्स को, वो क्या गिवन है, फ्लूइड गिवन है, क्योंकि ये दोनों ही क्या लाइट होने के बावजूद भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करती है ऑन द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर मूविंग थ्रू देम। ठीक, फ्लूइड्स में क्या आते हैं, दैट मींस लिक्विड्स और गैसेस आते हैं जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं सभी ऑब्जेक्ट्स पे व्हिच आर मूविंग थ्रू देयर। फ्रिक्शन फोर्स जो क्या करता है, किसी भी एक ऐसे ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को रेजिस्ट करता है जो फ्लूइड के थ्रू मूव कर रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्लूइड के थ्रू मूव कर रहा है और उसके मोशन को रेजिस्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है, जो फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज नोन एज ड्रैग। क्या कहते हैं उसको, ड्रैग कहते हैं। अब ड्रैग डिपेंडेंट होता है ऑब्जेक्ट की शेप पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट की स्पीड के ऊपर और उस फ्लूइड के नेचर के ऊपर। ठीक है, चलना फ्लूइड फ्रिक्शन जो है अनडिजायरेबल होता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के मोशंस को स्लो डाउन करता है, यानी कि ये एक अच्छा फोर्स नहीं है। Hence, it is obvious that when objects move through fluids, they have to overcome the drag acting on them. In doing so, they lose energy. For example, both submarines and aircrafts require more energy to thrive there. तो ये ऑब्वियस ही बात है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी फ्लूइड के थ्रू मूव करते हैं तो उन्हें इस ड्रैग को ओवरकम करना पड़ता है, तब जाके वो फ्लूइड में क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं। एग्जाम्पल, जितनी भी शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, इनको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ती है क्योंकि पहले इन्हें इस ड्रैग को ओवरकम करना पड़ता है जिसकी वजह से इनकी एनर्जी लूज हो जाती है। तो इन्हें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है तब जाके ये इसके थ्रू क्या किसी भी फ्लूइड के थ्रू ड्राइव कर पाते हैं। ठीक है, अब ड्रैग को रिड्यूस किया जा सकता है तो स्पेशल शेप्स प्रोवाइड करके उन व्हीकल्स को जो इनके थ्रू मूव करते हैं, है ना, और वो स्पेशल जो शेप है उसे बोलते हैं स्ट्रीम लाइंड शेप। ठीक है, स्ट्रीम लाइन जो बॉडी होगी वो क्या करती है, ड्रैग को रिड्यूस कर देती है, सो दैट जो ऑब्जेक्ट है
जो किसी भी फ्लूइड के थ्रू मूव कर रहा है वो इजिली मूव कर पाता है। जैसे कि बर्ड्स आपने देखा, बर्ड भी फ्लाई करती हैं, एयर में फ्लाई करती है, तो एयर भी तो एक्सर्ट कर रहा है ड्रैग को, उसको ओवरकम करना पड़ता है। इसलिए आप देखना कि बर्ड्स की शेप भी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन शेप होती है, बोट शेप होती है, या एस शेप की आप इसे बोल सकते हो। वो बर्ड्स, कार्स, एरोप्लेन, रॉकेट, सबमरीन, बोट्स, इन सभी की स्पेशल स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती हैं सो दैट ये एयर रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर सके। शिप्स, बोट, सबमरीन, ये क्या होती है, स्ट्रीमलाइन शेप, मतलब क्या, ये बीच में से तो काफी ब्रॉड होती है और अपनी एजेस से कैसी होती है, काफी नैरो होती है, नैरो इन फ्रंट एंड एट द बैक, सो दैट वी इजिली क्या कर सके, वाटर में स्मूथली मूव कर सके। ठीक है, चलो नाउ फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। ठीक है, फ्रिक्शन एक जरूरी इविल है। सी, बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हमारी डेली लाइफ में जहाँ पे फ्रिक्शन जरूरी है। एग्जाम्पल, विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट होल्ड ऑब्जेक्ट इन आवर हैंड। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम अपने हाथों में भी होल्ड नहीं कर पाते, ना हम वॉक कर पाते, है ना हम किसी मैस्टिक को लाइट अप कर पाते समटाइम्स। लेकिन फ्रिक्शन नॉट डिजायरेबल, यानी कि कभी कभी फ्रिक्शन डिजायरेबल नहीं होता। एग्जाम्पल, वो फ्रिक्शन जो मशीनरी पार्ट्स के बीच में लगता है वो क्या करता है, वेयर एंड टियर कॉज करता है, वहां पे वो डिजायरेबल नहीं है। सो क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, एक एडवांटेजियस चीज है ना, तो इसको हम फ्रेंड कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसके अपने खुद के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो यहाँ पे ये भी होता है। तो सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन कैन बी अ हेल्प और अ हिंड्रेंस। ठीक है, इसीलिए एक ही क्या है, नेसेसरी की है, यानी कि इसके अपने कुछ फायदे भी हैं फ्रिक्शन फोर्स के और कुछ अपने क्या है, नुकसान भी है। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा क्या कंडीशन है, क्या सर्कमस्टांस है, उसके अकॉर्डिंग इसको हम या तो फ्रेंड कहते हैं या इविल कहते हैं, लेकिन ये एक नेसेसिटी इविल फिर भी है। ठीक है, नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, क्या क्या एडवांटेजेस है फ्रिक्शन के। सी, फ्रिक्शन जो है क्या हमारे शूज के सोल और ग्राउंड के बीच में लगता है, जिसकी वजह से आप इजिली मूव कर पाते हो विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं होते हो। ठीक है, it is a friction between brake pad and rim that prevents the wheel from moving ahead, due to which the running bicycle slows down and finally stop। ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स ही होता है आपके ब्रेक पैड और रिम के बीच में, जिससे कोई भी एक व्हील क्या नहीं करती है, आगे मूव नहीं करती है। ठीक है, रनिंग बाईसाइकिल होती है, धीरे धीरे स्लो डाउन होके स्टॉप हो जाती है ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स को। फ्रिक्शन की वजह से आप पेपर पे कोई भी चीज लिख पाते हो, है ना। फ्रिक्शन ही होता है जो किसके बीच में, आपकी पेंसिल की टिप और उस पेपर के बीच में एक्ट करता है। रब होने से क्या होता है, आप लिख पाते हो। ब्लैक ग्रेफाइट जो पार्टिकल्स होता है पेंसिल के अंदर, ठीक है, पेंसिल की स्टिक जो होती है उसमें ग्रेफाइट के पार्टिकल्स ब्लैक कलर के, वो क्या होता है, पेपर पे स्टिक हो जाते हैं और वहां पे ब्लैक मार्क छोड़ देते हैं। वो किसकी वजह से, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। फ्रिक्शन फोर्स ही होता है आपके वॉल सरफेस और नेल के बीच में, जिससे कोई भी चीज को आप वॉल पे टाइटली क्या नेल के थ्रू हैंग कर सकते हो। फ्रिक्शन फेस के थ्रू आप मैस्टिक लाइट कर पाते हो, यानी कि जब आप क्या करते हो, मैस्टिक को किसी रफ सरफेस पे क्या ऐसे रब करते हो, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है मैस्टिक की स्टिक और उस रफ सरफेस के बीच में क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, और उसी हीट से क्या होती है, मैस्टिक फायर कैच करती है एंड इट लाइट अप्स। ठीक है, चलो नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के क्या है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। क्या क्या, देखो, फ्रिक्शन अभी मैंने आपको बताया एनर्जी वेस्टेज भी करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब आपको किसी हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करना होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी एनर्जी आपको लगानी पड़ती है उस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, फ्रिक्शन से क्या होते हैं, वियर एंड टियर कॉज होता है मशीन्स में। यूजुअली आपने देखा है, क्योंकि वहां पे जब दो पार्ट्स एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है, जिससे वेयर एंड टियर काफी होता है मशीन पार्ट्स का। एग्जाम्पल गिवन है, जो हमारे शूज की सोल्स है ना, हमारे टायर्स जो होते हैं व्हीकल्स के, उनका सरफेस है, मूविंग पार्ट्स मशीन के, इन सब में क्या होता है, टाइम के साथ फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वियर आउट होने लगता है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, फ्रिक्शन क्या करता है, व्हीकल्स के जो ब्रेक पैड होते हैं उनको भी धीरे धीरे क्या करने लगता है, खराब करने लगता है, जिसकी वजह से जो ब्रेक पैड है साइकिल्स के, उनको आपको कुछ समय बाद क्या करवाना पड़ता है, रिप्लेस करवाना पड़ता है। नेक्स्ट है, फ्रिक्शन क्या करता है, हीट एनर्जी जनरेट करता है ना। तो जो मूविंग पार्ट्स होते हैं मशीन के, वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे सराउंडिंग्स में लॉस्ट हो जाती है। और ये जो अनवांटेड हीट है वो क्या करती है, हमारी मशीन्स की एफिशिएंसी को डैमेज कर देती है, रिड्यूस कर देती है। इसीलिए हमें क्या अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, तो दैट ये जो फास्ट मूविंग मशीन्स है ये कूल डाउन रहे और डैमेज आसानी से ना हो।
कार में भी कूलिंग सिस्टम होता है सो दैट इंजन क्या रहे, आपका कूल रहे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन फोर्स को इंक्रीज करने के क्या क्या मेथड्स है। ठीक है, तो अभी हमें पता है कि फ्रिक्शन फोर्स डिजायरेबल होता है काफी जगह, तो आपको कभी कभी होता है कि फ्रिक्शन को इंक्रीज करना पड़ता है दो सरफेसेस के बीच में सो दैट वहां पे क्या हो, स्लिपिंग ना हो। ठीक है, तो आप फ्रिक्शन को इजीली इंक्रीज कर सकते हो क्या करके, सरफेसेस को रफ करके। अभी आपको बता था कि भी जितना ज्यादा सरफेस रफ होगा उतना ज्यादा उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लिप ना हो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पर, तो हम क्या कर सकते हैं, उनके सरफेस को रफ बना सकते हैं जिससे कि वहां का फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो स्लिप नहीं होगा। ठीक है, ग्रूव्स है, ग्रूव्स बनाए जाते हैं, आपने देखा है जो हमारी शूज की सोल्स होती है उनमें ग्रूव्स बनाए जाते हैं, है ना। थ्रेड्स बनाए जाते हैं टायर के व्हीकल्स पे, स्पाइकर्स बनाए जाते हैं शूज जो होता है प्लेयर्स के जो शूज होते हैं उनमें। क्यों, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए, सो एज टू प्रोवाइड अ बेटर ग्रिप ऑन द ग्राउंड, सो दैट ग्राउंड पे क्या हो, एक बेटर ग्रिप आ जाए। जिमनास्ट होते हैं वो भी क्या करते हैं, कुछ कोर्स सब्सटेंस अपने हैंड पर अप्लाई करते हैं सो दैट एक फ्रिक्शन ज्यादा हो और बेटर उनकी ग्रिप बन सके। सैंड, ग्रेवल, ये सब क्या स्लिपरी ग्राउंड जो होते हैं उन पे थ्रो किए जाते हैं, कब, रेनी सीजन में, सो दैट वहां का फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा रहे और इजी टू वॉक हो ऑन द ग्राउंड विदाउट स्लिपिंग। ये तो था फ्रिक्शन फोर्स को इंक्रीज करने के तरीके, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स को मिनिमाइज भी किया जा सकता है, यानी कि हम उसे कम भी कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, फ्रिक्शन किसकी वजह से होता है, सरफेस की रफनेस की वजह से होता है। सो कोई भी ऐसा प्रोसेस जो कॉन्टैक्ट मतलब जो दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में है उनको अगर आप क्या कर देते हो, स्मूथ कर देते हो, तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स अपने आप ही कम होने लगता है। एग्जाम्पल बाय पॉलिशिंग, पॉलिशिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक रफ सरफेस को पॉलिश करोगे तो वो स्मूथ हो जाएगा, स्मूथ होने से वहां का फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेशन क्या है कि फ्रिक्शन को हम कम कर सकते हैं ल्यूब्रिकेट करके। कैसे, बाय यूजिंग ऑयल, ग्रीस, ग्रेफाइट, ये सारी चीजें यूज करके आप किसी भी सरफेस को ल्यूब्रिकेट कर देते हो, वहां का फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है। जो स्लाइडिंग सरफेस होते हैं उनके ऊपर क्या एक ल्यूब्रिकेंट की लेयर आ जाती है और जो वो ग्रूव्स है, रिजेस है, वो कवर हो जाते हैं, है ना। द फ्रिक्शन इज देन बिटवीन द सरफेसेस एंड द ल्यूब्रिकेट लेयर व्हिच इज मच लेस। जो फ्रिक्शन है वो सरफेसेस और ल्यूब्रिकेंट के बीच लेयर का कम हो जाता है। ग्रेफाइट है उसको भी एज ए ल्यूब्रिकेंट यूज किया जाता है मशीन्स के अंदर, है ना, जहाँ पे जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उनका काफी हाई टेम्परेचर हो जाता है। कैरम खेलते हैं, कैरम पे भी आपने देखा होगा कि आप थोड़ा सा टेल्टम पाउडर जो है वो कैरम बोर्ड पर डालते हो वहां के फ्रिक्शन को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के, सो दैट आप इजिली जो आपकी बोथ कीज होती है वो स्लाइड डाउन कर सकते। नेक्स्ट है स्ट्रीमलाइनिंग टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन, है ना। चीजों की जो शेप है उनको स्ट्रीमलाइन करके सो दैट वहां पे क्या हो सके, जो फ्लूइड फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। फ्लूइड्स में क्या क्या आते हैं आपके, वाटर एंड एयर। ठीक है, आपको पता है ये भी क्या फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो इनके थ्रू मूव करते हैं। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स जो फ्लूइड्स एक्सर्ट करते हैं इसको हम ड्रैग बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था। और ये जो ड्रैग है किसके ऊपर, फ्लूइड के नेचर के ऊपर, ऑब्जेक्ट की शेप के ऊपर और वो ऑब्जेक्ट की स्पीड के ऊपर जो आपके फ्लूइड के कांटेक्ट में है, इन सब के ऊपर ड्रैग डिपेंडेंट होता है। तो फ्रिक्शन जो है काफी कम हो जाता है एक स्ट्रीमलाइन शेप में। स्ट्रीमलाइन शेप क्या होती है, जो फ्रंट में, है ना, फ्रंट में और सबसे पीछे जो है कैसी होती है, या तो राउंडेड होती है ना, और जो बैक में कैसी होती है, एरो शेप होती है। आगे से ऐसे राउंडेड होगी, पीछे से ऐसे बैक में एरो शेप में होंगे, इसे स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं, है ना। और ये नेचर किसको, बर्ड्स को मिला हुआ है। फिशेस की स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती है, एरोप्लेन, मिसाइल्स, रॉकेट, कार, इन सभी की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है सो दैट उनका एयर के साथ जो फ्रिक्शन है वो कम हो सके, और उसको क्या बोलते हैं, एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं। शिप्स की भी स्ट्रीमलाइन शेप होती है सो दैट इनका वाटर के साथ क्या हो, फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाए। नेक्स्ट है बाय यूजिंग व्हील्स एंड बॉल बेयरिंग रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, व्हील्स को यूज करके या जो बॉल बेयरिंग रोलिंग फ्रिक्शन होता है उनको यूज करके भी फ्रिक्शन मिनिमाइज किया जा सकता है। कैसे, जब भी कोई एक, नाउ when a spherical or cylindrical object rolls on a surface, the resistance it encounters is called rolling friction. The resistance that an object encounters when slides over a surface is called sliding friction. तो जब भी कोई एक स्पेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट या कोई सिलेंड्रिकल शेप का ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर रोल करता है तो जो रेजिस्टेंस उनके बीच में लगता है दैट इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, चलो
फिर वो जो रेजिस्टेंस है जो एक ऑब्जेक्ट को क्या करता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड होने से एनकाउंटर करता है होता है उसको आप बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यानी कि किसी एक ऑब्जेक्ट को क्या और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल करना या स्लाइड करना इजी होता है, लेकिन जहाँ रोलिंग फ्रिक्शन काम करेगा वहां पे आपका क्या हो जाता है, स्लाइडिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो व्हीकल्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनके जो व्हील्स होते हैं वो किस शेप के होते हैं, स्फेरिकल शेप के होता है, क्योंकि सो दैट उनके बीच में रोलिंग फ्रिक्शन जनरेट हो सके। ठीक है, चलो, तो यू माइट हैव आल्सो सीन लगेज इक्विप्ड विद व्हील्स। देखा है आपने, बड़े बड़े लगेजेस होते हैं उनमें भी क्या होता है, व्हीकल्स सॉरी व्हील्स होते हैं, so that they can easily be moved. It is much easier to roll along the luggage with you than to carry or slide it. ठीक? Now, the principle that rolling friction is less than sliding friction is also made use of in ball bearing which contains steel ball or roller. Ball bearing used between the wheel and axle of a car reduce friction considerably. Most machines with moving parts use ball bearing. तो ये जो प्रिंसिपल है रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, आपके स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। इसका यूज आपके किसमें जो स्टील बॉल या रोलर्स होते हैं उनकी बॉल्स में भी यूज किया जाता है। ठीक है, व्हील और एक्सल जो आपके सिंपल मशीन्स होती हैं उनके अंदर जो बॉल्स होती हैं, बॉल बेयरिंग्स होती हैं, वहां उनका यूज किया जाता है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। ठीक है, ज्यादातर जितनी भी मशीन्स हैं उनके जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उनमें भी ये बॉल बेयरिंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, however it is not possible to reduce friction to zero as no surface is absolutely smooth. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में जो लगने वाला फ्रिक्शन है उसको सिर्फ रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन जीरो पे नहीं लाया जा सकता, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्युटली स्मूथ नहीं होता है, थोड़ी बहुत रफनेस सभी में होती है, और वही रफनेस है जो उन दो ऑब्जेक्ट के सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स को जनरेट करता है। ठीक है, so the chapter is completed over here. I hope the chapter was very clear to you. Will you meet you very soon? Till then, take care. Thank you everyone.